हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वप्रेरण, जो कि बेसिकली फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर ही आधारित है। तो स्वप्रेरण पढ़ने से पहले हम लोग ये जिस चीज़ की प्रॉपर्टी है थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? प्रेरक की, जिसको बोला जाता है इंडक्टर। ठीक है, स्वप्रेरण किसकी प्रॉपर्टी है? तो प्रेरक की एक प्रॉपर्टी है। प्रेरक जो होता है कुंडली जैसा होता है। कुंडली से आप समझ सकते हैं कि जो स्प्रिंग होता है इस तरीके से लपेटा रहता है, उस तरीके से। तो इसको प्रदर्शित करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, सर्किट में इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। कुंडली जैसा है इसीलिए इसको कुंडली भी बोल देते हैं। तो इसको बेसिकली बोलते हैं प्रेरक, और कहीं कहीं कुंडली भी यूज कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका शेप कैसा होता है? कुंडली के जैसा। इसका यूज क्या होता है? तो देखिए, हमने प्रतिरोध पढ़ा है। प्रतिरोध क्या करता था? विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता था। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता था, उसको प्रवाहित होने से रोकता था। फिर प्रतिरोध के बाद हमने क्या पढ़ा? कैपेसिटर पढ़ा, संधारित्र। संधारित्र क्या करता है? तो संधारित्र करता था वोल्टेज परिवर्तन का विरोध। ठीक है, प्रतिरोध क्या करता है? विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकता है, उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। संधारित्र कैपेसिटर क्या करता था? वोल्टेज परिवर्तन का विरोध। तो वैसे जो हमारा इंडक्टर है वो क्या करेगा? विद्युत धारा में परिवर्तन का विरोध। देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां पे विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध, विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकता है। ये विद्युत धारा को प्रवाहित होने से नहीं रोकता, ये विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब अगर विद्युत धारा बढ़ेगा तो उसको बढ़ने से रोकेगा, और अगर विद्युत धारा घटेगा तो उसको घटने से रोकेगा। ये बात समझ में? तो प्रेरक या इंडक्टर क्या करता है? तो प्रेरक किसी परिपथ में विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, प्रदर्शित कैसे करते हैं? इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखिए, संधारित्र क्या करता था? एनर्जी स्टोर करता था। किस रूप में? वैद्युत क्षेत्र के रूप में। ठीक है, संधारित्र एनर्जी स्टोर करता था किस रूप में? वैद्युत क्षेत्र के रूप में। तो वैसे हमारा इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करेगा, लेकिन किस रूप में? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। तो ये कुछ बातें थी इंडक्टर के बारे में कि प्रेरक हमारा क्या करता है। तो सबसे पहले तो इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, इसको कभी कभी कुंडली भी कह देते हैं। ये क्या करता है? तो विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। किसी भी परिपथ में विद्युत धारा में अगर परिवर्तन होगा तो इंडक्टर उस परिवर्तन में होने वाले होने वाले परिवर्तन का क्या करेगा? विरोध करेगा। ये क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है किस फॉर्म में? मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। कैपेसिटर भी क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता था, लेकिन ये किस रूप में करता था? वैद्युत क्षेत्र के रूप में। ये वैद्युत क्षेत्र के रूप में एनर्जी इकट्ठा करके रखता था, और ये चुंबकीय क्षेत्र के रूप में एनर्जी इकट्ठा करके रखेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी प्रेरक के बारे में। और प्रेरक का गुण ही क्या है? स्वप्रेरण, जो कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये बातें नोट कर लीजिए कि प्रेरक का काम क्या है? तो विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध। ये एनर्जी स्टोर करता है, किस फॉर्म में करता है? मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वप्रेरण समझते हैं क्या होता है। देखिए, फैराडे ने जो प्रयोग किया था, उन्होंने क्या किया था? एक चुंबक लिया था, और इस तरीके से उसको कुंडली के समीप लाया था। तो यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र बना था वो किसके कारण बना था? इस चुंबक के कारण बना था। ठीक है, ये सर्किट अलग था और ये इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया था। मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि ये कहां रखा गया था? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र मतलब इस सर्किट का खुद का चुंबकीय क्षेत्र नहीं था, किसी चुंबक द्वारा बना हो रहा होगा या किसी धारावाही चालक तार द्वारा बना होगा। तो मतलब किसी दूसरे चीज का चुंबकीय क्षेत्र था जिसमें हम इस सर्किट को रखे थे। स्वप्रेरण में क्या होता है? मान लीजिए एक हमारे पास
वृत्ताकार कुंडली है इस तरीके से। ठीक, हमने इसमें जब I वैद्युत धारा प्रवाहित किया तो हमको पता है कि इसके केंद्र पे क्या मिलेगा, हमको चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती थी, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r, अगर इसका रेडियस कितना हो, r हो। मान लेते हैं इसका एरिया कितना है, a है, रेडियस से भी निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर, मान लिया हमने रेडियस एरिया इसका कितना है a। तो ये तो देखिए हो गया b का मान। अगर हमसे कोई पूछे फ्लक्स बताओ कितना होगा, तो फ्लक्स बराबर b a cos थीटा। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र भी बाहर की तरफ और इसका क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल होगा 0। तो फाई बराबर कितना आएगा, बी ए, मतलब म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r इंटू ए। ये हो गया फ्लक्स। अब अगर हम इस वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन कर दे तो क्या होगा, चुंबकीय, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो अगर हम आई को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी घटेगा बढ़ेगा, और अगर चुंबकीय क्षेत्र घटेगा बढ़ेगा तो देखिए फ्लक्स क्या है, फ्लक्स अनुक्रमानुपाती है बी के। तो अगर हमने वैद्युत धारा घटाया बढ़ाया तो चुंबकीय क्षेत्र भी घटा बढ़ा, और अगर चुंबकीय क्षेत्र घटेगा बढ़ेगा तो फ्लक्स भी घटेगा बढ़ेगा। मतलब इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं ये जो फाई है वो प्रोपोर्शनल है आई के, मतलब अगर हम वैद्युत धारा परिवर्तित करेंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इतनी बात आई समझ में। हमने ये बोला कि अगर ये धारावाही परिनालिका है या कोई वृत्ताकार कुंडली, इसमें आई वैद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। अगर हम आई को बदलेंगे तो बी बदलेगा, और अगर बी बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा। फिर फैराडे ने क्या बोला था कि अगर फ्लक्स बदलेगा तो यहाँ पे एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, और वैद्युत वाहक बल प्रेरित होने के कारण अगर ये बंद परिपथ होगा तो एक प्रेरित धारा भी वहां पे उत्पन्न होगी। तो यहां भी यही चीज होगा, ये फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो एक बंद परिपथ है तो यहाँ पे एक वैद्युत धारा प्रेरित हो जाएगी। ठीक, अब लेंज ने क्या बताया था कि इस वैद्युत धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। तो किसके कारण उत्पन्न हो रही थी, वैद्युत धारा में परिवर्तन के कारण। इसीलिए जो पहली बात प्रेरक के बारे में लिखी गई थी क्या, कि वो वैद्युत धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। तो हुआ क्या, जब वैद्युत धारा में परिवर्तन हुआ तो फ्लक्स परिवर्तित हुआ, फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, वैद्युत वाहक बल के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। प्रेरित धारा क्या करेगी, इसमें होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगी, क्योंकि लेंज ने बोला था कि जिस कारण से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो उस कारण का विरोध करती है। तो प्रेरित धारा किसके कारण उत्पन्न हुई है, विद्युत धारा में परिवर्तन के कारण। तो प्रेरित धारा इस विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। यही हमने प्रेरक के बारे में पढ़ा था कि प्रेरक क्या करता है, कि वो विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो वो इनडायरेक्टली लेंज के नियम से ही है कि ये होने वाले परिवर्तन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ठीक, इतनी बात आई समझ में। वैद्युत धारा के कारण यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, वैद्युत धारा बदलेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र बदलने से फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलने से एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और उसके कारण वैद्युत धारा प्रेरित होगा। तो देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किसी दूसरे पदार्थ का था और वैद्युत धारा किसी दूसरे सर्किट में प्रेरित हुई थी। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी इसी का है, हमने इसी में तो आई वैद्युत धारा प्रवाहित किया तो इसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और प्रेरित धारा भी इसी में उत्पन्न हो रही है। इसीलिए इसको बोलते हैं स्वप्रेरण, मतलब अपने द्वारा प्रेरित। ये खुद के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हुआ जिसके कारण यहाँ पे प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्वप्रेरण। आई बात समझ में, अपने द्वारा प्रेरण। तो स्वप्रेरण का मतलब क्या हुआ, किसी कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करने से उसमें प्रेरित वैद्युत धारा के उत्पन्न होने की घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, किसी वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करने से उसमें उत्पन्न प्रेरित वैद्युत धारा की घटना को ही क्या बोला जाता है, स्वप्रेरण बोला जाता है। ठीक, तो देखिए हमारा जो कुंडली है, जो प्रेरक है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो भी तो बेसिकली क्या है, छोटे छोटे सर्कल जैसे है इस तरीके से।
देखिए इसका मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो I बराबर क्या होता है E बटे R। ठीक, तो अगर हम इस प्रतिरोध को चेंज करेंगे तो वैद्युत धारा का भी मान चेंज होगा। तो यहाँ पे वही हम दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे प्रतिरोध की वैल्यू चेंज करने पे वैद्युत धारा क्या होगा, बदल जाएगा। तो मान लीजिए I क्या हो रहा है, बढ़ा रहे हैं हम, तो अगर हम I बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे जो फ्लक्स इससे क्लोज होंगे वो क्या होंगे, वो परिवर्तित होगा। फ्लक्स परिवर्तित होगा तो एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो लेंज ने क्या कहा, ये जो प्रेरित धारा होगी इसके कारण का विरोध करेगी। तो किस कारण से, इसके बढ़ने के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, तो इसको बढ़ने से रोकेगा। बढ़ने से रोकने का मतलब प्रेरित धारा इसके विपरीत दिशा में होगा। आई बात समझ में? आई इसको इंड्यूस्ड लिख देते हैं। हमने कहा हमने वैद्युत धारा, देखिए अगर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसमें कुछ न कुछ फ्लक्स होंगे। वैद्युत धारा परिवर्तित करेंगे तो फ्लक्स बदल जाएगा। फ्लक्स बदलेगा तो यहाँ पे एक वैद्युत धारा प्रेरित होगी। तो वैद्युत धारा की डायरेक्शन क्या होगी, तो लेंज के नियम से जिस कारण से वैद्युत धारा उत्पन्न हो रही है प्रेरित वाला, वो उस कारण का विरोध करेगा। तो किस कारण से उत्पन्न हो, इस वैद्युत धारा के बढ़ने के कारण। तो वह इस वैद्युत धारा को बढ़ने से रोकेगा। तो कैसे रोकेगा, अगर ये इस दिशा में बढ़ रहा है तो इसके विपरीत दिशा में कुछ वैद्युत धारा लेगा जिससे कि इसके मान में कम वृद्धि होगी या उसको बढ़ने से वो रोक पाएगा, उसको अपोज करेगा। तो इस बार इंड्यूस्ड वैद्युत धारा किधर प्रेरित होगी, इस वाले डायरेक्शन में। अगर हम वैद्युत धारा को घटाएंगे तो एक घटने का विरोध करेगा, तो वैद्युत धारा को बढ़ाना चाहेगा। तो अगर वैद्युत धारा आगे की तरफ है तो बढ़ाने के लिए प्रेरित धारा भी कहाँ होना चाहिए, आगे की तरफ। ठीक है, जब ये बढ़ेगा तो ये घटाएगा, तब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। जब ये घटेगा तो ये उसको बढ़ाना चाहेगा, तब दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, स्वप्रेरण। ठीक, तो देखिए अगर हमने यहां वैद्युत धारा प्रवाहित किया तो मान लेते हैं ये जो एक सर्कल बना है इसका फ्लक्स कितना है, फाई। टोटल कितने फेरे हैं, एन फेरे हैं। तो अगर एक फेरे में फ्लक्स है फाई तो एन फेरे में फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन फाई। और हमने ये देखा कि जो फाई है ये किसके अनुक्रमानुपाती था, वैद्युत धारा के। पहले हमने देखा कि जो बी अनुक्रमानुपाती था आई के और फिर फाई अनुक्रमानुपाती था बी के। तो हमने लिखा कि फाई भी प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई के। तो ये जो टोटल फ्लक्स है ये किसके अनुक्रमानुपाती है, वैद्युत धारा के। तो जब अनुक्रमानुपाती को हटा के एक नियतांक यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे जो नियतांक लगता है उसको प्रदर्शित करते हैं एल से, और एल को बोलते हैं स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, एल एक नियतांक है जिसको बोला जाता है स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी होगी, तो एल बराबर एन फाई डिवाइडेड बाई आई। तो ये हुआ एक फॉर्मूला स्वप्रेरकत्व निकालने का। स्वप्रेरकत्व प्रेरक का एक गुण है, जैसे कैपेसिटर संधारित्र का क्या होता था, धारिता होता था, वैसे प्रेरक का क्या होता है, प्रेरकत्व होता है। चूंकि इसके खुद के अपना है इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, स्वप्रेरकत्व बोल दिया गया है। तो एल बराबर एन फाई डिवाइडेड बाई आई। अब देखिए यहाँ पे वैद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड होगा, तो वो वैद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है, ई बराबर होता है माइनस डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। फेरों की संख्या n है तो n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, देखिए यहाँ से n फाई की वैल्यू निकाल लीजिए, तो n फाई किसके बराबर है, एल आई के बराबर है। तो जब हम यहाँ पे उस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा, एल डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। तो ई का एक और फॉर्मूला मिला, माइनस एल डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। जब बहुत ही छोटा परिवर्तन हो तो ये, और औसत परिवर्तन के लिए ये। ई बराबर माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी और ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो देखिए स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला तो मिल गया हमको, एल बराबर एन फाई बटे आई। यहाँ से अगर इसका परिभाषा लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम बोल दे आई का मान कितना है, 1 एम्पियर, तो एल किसके बराबर होगा, एन फाई के बराबर। एन फाई को बोला जाता है फ्लक्स ग्रंथिकाओं की कुल संख्या
या टोटल फ्लक्स भी बोल दिया जाता है। तो देखिए ये जो स्वप्रेरकत्व है फ्लक्स ग्रंथिकाओं की कुल संख्या के बराबर है, लेकिन कब? जब वैद्युत धारा का मान कितना है? 1 एम्पियर। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि स्वप्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर हो जब परिपथ में कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो? 1 एम्पियर। या इसको इस तरीके से भी लिख दिया जाता है, टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट। ठीक है, तो हम यहां से याद रखेंगे इसका परिभाषा क्या? ये फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर है जब वैद्युत धारा का मान कितना है? 1 एम्पियर है। तो किसी परिपथ का या किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जब उस परिपथ में कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित हो? 1 एम्पियर। ठीक, आसान परिभाषा है। वैसे एक परिभाषा यहां से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहां से अगर हमको L लिखना तो हम क्या लिख सकते हैं? L बराबर -E डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। इस डेल्टा आई बटे डेल्टा टी को इधर ले आया है तो -E डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। ये क्या है? वैद्युत धारा परिवर्तन की दर। डेल्टा आई बटे डेल्टा टी का मतलब वैद्युत धारा परिवर्तन की दर। तो यहां से देखिए अगर ये वैद्युत धारा परिवर्तन की दर का मान 1 हो तो L किसके बराबर होगा? वैद्युत वाहक, प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उस कुंडली द्वारा उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कब? जब उसमें वैद्युत धारा परिवर्तन की दर कितनी हो? एकांक हो। तो एक परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं और एक परिभाषा यहाँ से। यहाँ से क्या लिखेंगे कि ये फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होगा जब वैद्युत धारा कितना हो? 1 एम्पियर। यहाँ से क्या लिखेंगे कि जो स्वप्रेरकत्व है वो वैद्युत वाहक बल के बराबर होगा। कब? जब वैद्युत धारा परिवर्तन की दर कितनी हो? एकांक हो। ठीक, चलिए मात्रक देख लेते हैं। तो L बराबर है कितना? -E डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। तो E का मात्रक हो गया वोल्ट, डेल्टा आई का मात्रक एम्पियर, बटे सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड। तो बटे सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। ठीक है, तो इसका मात्रक हो गया वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। इसी को बोल दिया जाता है हेनरी और इसको प्रदर्शित करते हैं H से। ठीक, मात्रक यहाँ से निकाल दिए, वोल्ट बटे वैद्युत धारा तो एम्पियर, बटे में सेकेंड था तो सेकेंड ऊपर चलेगा तो वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। इसी को बोला जाता है हेनरी और प्रदर्शित किससे करते हैं? H से प्रदर्शित करते हैं। विमा निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। अगर विभवांतर का विमा आपको पता है तो डायरेक्ट यहाँ पे रख दीजिए, नहीं पता है तो V बराबर हमको पता है क्या होता है? W बटे Q। तो W किसका मात्रक? कार्य का, तो जूल हो गया, ये जूल सेकेंड एम्पियर कुलाम। ठीक है, W बटे Q आया यहाँ पे तो जूल प्रति कुलाम हो गया और सेकेंड और एम्पियर पहले से थे। तो कार्य का मात्रक सबको पता होगा M L स्क्वायर, विमा ML स्क्वायर T-2, समय का T, एम्पियर का A और कुलाम Q किसके बराबर होता है? I गुणे T, तो A T। ठीक, T से T कट जाएगा, ये A स्क्वायर हो जाएगा तो M L स्क्वायर T-2 A-2, ये हो जाएगा विमा। ML स्क्वायर T-2 A-2। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं इसको सर्किट में कैसे यूज करना है। देखिए E बराबर कितना आया? -L di/dt, या मैग्नीट्यूड केवल निकालना हो तो E बराबर L di/dt।
ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन हम लेंज के नियम से निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास एक परिपथ है, उसमें हमने कुंडली लगाया, वैद्युत धारा है I, और कैसी वैद्युत धारा है, नियत है, यह है A और यह है B। हमको ये बताना है कि A और B के बीच का विभवांतर कितना, मतलब VAB। VAB का मतलब VA माइनस VB। A और B के बीच का विभवांतर कितना है। ठीक है, तो देखिए यहां पे विभवांतर निकालने का फॉर्मूला क्या है, E बराबर L DI बाई DT। मान लेते हैं इसका प्रेरकत्व कितना है, L दे रखा है। ठीक, तो E बराबर L DI बाई DT, मतलब हमको वैद्युत धारा का अवकलन करना है। और यहाँ पे वैद्युत धारा कैसी है, नियत है। तो जब किसी नियत राशि का अवकलन किया जाता है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, 0 के बराबर। मतलब यहाँ पे जो DI बाई DT आएगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, VA, देखिए जिस दिशा में वैद्युत धारा, जैसे हम रेजिस्टेंस में करते थे कि अगर हम इस दिशा में वैद्युत धारा मानते थे तो जिधर से प्रवेश करते थे वो प्लस और जिधर से बाहर निकलते थे वो माइनस। तो वही चीज़ यहाँ भी होगा, जहाँ से इसके अंदर जा रहे हैं वो प्लस और जहाँ से बाहर निकल रहे हैं वो माइनस। तो VA माइनस L DI बाई DT, इसका वोल्टेज किसके बराबर होगा, L DI बाई DT के बराबर। बराबर क्या लिखते थे, VB के। तो VA माइनस VB बराबर L DI बाई DT। अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे जो वैद्युत धारा वो नियत है, तो DI DT किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। इसका मतलब VA माइनस VB किसके बराबर, 0 के। तो इस वाले केस में A और B के बीच का विभवांतर कितना होगा, 0 वोल्ट। ठीक है, दूसरे केस पे चलते हैं। इस बार I जो है इंक्रीजिंग है, मतलब वैद्युत धारा बढ़ रहा है। ठीक है, वैद्युत धारा का मान समय के साथ साथ बढ़ रहा है। तो अब जब वैद्युत धारा बढ़ रहा है तब DI बाई DT 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर हम वैद्युत धारा का मान बढ़ा रहे हैं तो DI बाई DT 0 के बराबर नहीं होगा। तो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे जो E आएगा वो किसके बराबर होगा, L DI बाई DT के बराबर होगा। तो VA माइनस, या इधर से वैद्युत धारा जा रहा है तो ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस L DI बाई DT बराबर किसके, VB के। तो VA माइनस VB बराबर L DI बाई DT। अगर हम बोल रहे L DI बाई DT किसके बराबर है, E के बराबर है, तो VA माइनस VB बराबर क्या लिख देंगे, E। ठीक, इस वाले केस में DI बाई DT ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, पॉजिटिव होगा। जब वैद्युत धारा बढ़ता है तो जब अवकलन करेंगे DI बाई DT तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 से ज़्यादा आएगी। तो वही चीज़ यहाँ भी है, L DI, अगर ये 0 से ज़्यादा है इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या होगी, VA माइनस VB की 0 से ज़्यादा होगी। 0 से ज़्यादा होने का मतलब ये धनात्मक तभी आएगा जब VA ज़्यादा हो और VB कम हो। मतलब हम बोल सकते हैं VA उच्च विभव होगा और VB निम्न विभव होगा इस वाले केस में। ठीक है, इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाना हो तो ये किस तरीके से बन जाएगा, देखिए अब जो है ये एक बैटरी की तरह काम करने लगेगा। ये इंडक्टर किसकी तरह काम करेगा, बैटरी की तरह काम करेगा। तो बैटरी की तरह जब काम करेगा तो हम इसकी जगह एक बैटरी बनाएंगे इस तरीके से। अब हमको ये देखना है कि बैटरी का बड़ा डंडा किधर रहेगा और छोटा डंडा किधर रहेगा। तो वैद्युत धारा बढ़ रहा है तो इसको बढ़ने से रोकना है, मतलब घटना है। मतलब जो वैद्युत धारा प्रेरित होनी चाहिए वो इसके विपरीत दिशा में होनी चाहिए। तो वैद्युत धारा इसके विपरीत दिशा में करना है, इसका मतलब बड़ी डंडी ये हो जाएगी और छोटी डंडी ये। तो ये वैद्युत धारा की दिशा ये वाली, और इधर बड़ी डंडी है जो हमारा EMF इंड्यूस हुआ है, इसका मतलब इसके कारण इधर प्रेरित वैद्युत वाहक बल आएगा। तो प्रेरित वैद्युत धारा आएगा तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे। तो इस तरीके से हम ये पता करेंगे कि किधर बड़ी डंडी होगी और किधर छोटी डंडी।
अगर वैद्युत धारा का विरोध करना है इसका, तो वैद्युत धारा किधर को निकलना चाहिए, इस दिशा में। तो अगर इस दिशा में वैद्युत धारा निकलना है तो वैद्युत धारा हमेशा बड़ी डंडी से बाहर निकलती है, इसका मतलब इस बैटरी का बड़ी डंडी इधर और छोटी डंडी इधर। ठीक, तीसरा केस देख लेते हैं। जब I का मान घट रहा हो, तो प्लस माइनस तो वैसे इधर से वैद्युत धारा जा रहा है तो ये प्लस और ये माइनस, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। देखिए जब I घटेगा तो di/dt लेस देन 0 होगा। जब वैद्युत धारा बढ़ रहा था तो di/dt ग्रेटर देन 0 था। जब वैद्युत धारा घटेगा तो di/dt लेस देन 0 होगा। तो इसको कितना लिखेंगे, VA माइनस L di/dt, माइनस से बाहर निकलने इसलिए माइनस, और यहाँ का विभवांतर कितना होगा तो L di/dt बराबर VB। तो VA माइनस VB बराबर L di/dt। हम बोल रहे हैं di/dt 0 से कम है, मतलब माइनस में है, तो इसका मतलब VA माइनस VB क्या होगा, 0 से छोटा होगा, मतलब माइनस में होगा। तो ये माइनस में तभी आएगा जब VB की वैल्यू VA से ज़्यादा, मतलब इधर B उच्च विभव पे होगा और A निम्न विभव पे होगा। ठीक, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ। अब फिर से अगर हमको सर्किट बनाना है तो हम इसकी जगह एक बैटरी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे इस बार, तो देखिए इस बार I घट रहा है, तो ये जो प्रेरित धारा होगी क्या करेगी, इसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। बढ़ाने का मतलब जिस दिशा में ये वाला वैद्युत धारा है उसी दिशा में प्रेरित धारा भी होना चाहिए, तो इसका बड़ी डंडा इधर होगा तभी तो इधर प्रेरित धारा निकलेगा। तो इस तरीके से इस बार इधर बड़ी डंडी होगी। वही चीज देखिए हमको यहाँ से भी पता चल रहा है, VB उच्च विभव पे, तो बड़ी डंडी इधर है तो VB उच्च विभव पे, और यहाँ पे VA निम्न विभव पे, तो VA निम्न विभव पे हो गया। यहाँ देखिए क्या था, VA ज्यादा था तो A पे उच्च विभव होना चाहिए, तो यहाँ पे VA के सामने हमने बड़ी डंडी बना दी, तो ये उच्च विभव हो गया और ये निम्न। तो दोनों चीजें हमको यही बता रही है, ये भी और ये भी, कि किधर बड़ा डंडा होगा किधर छोटा। ये क्या बता रहा है कि A का विभव ज्यादा है तो A की तरफ बड़ी डंडी, तो बड़ी डंडी। ये बता रहा है B का विभव ज्यादा है तो B की तरफ बड़ी डंडी, तो इधर बड़ी डंडी। या हम लेंज के नियम से देख सकते हैं, अगर I बढ़ रहा है तो इसको घटाना है, मतलब प्रेरित धारा की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, तो इधर होने का मतलब बड़ी डंडी इधर होनी चाहिए, तभी तो इधर को धारा निकलेगा। वैसे यहाँ पे I घट रहा है तो इसको बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए वैद्युत धारा इस दिशा में प्रेरित होना चाहिए, तो इस दिशा में प्रेरित होने के लिए प्लस इधर होगा, तभी तो इस दिशा में वैद्युत धारा हमारा निकलेगा। ठीक, तो नोट कर लीजिए इतनी बातें। एक एग्जाम्पल लेते हैं वैल्यू के साथ। ये VA R दिया है 2 ओम, L दिया है मान लेते हैं 2 हेनरी। ठीक, वैद्युत धारा दिया है 2 एम्पियर, और ये क्या है VB। अब देखिए प्लस माइनस तो हमको किसको देख के लगाना है, वैद्युत धारा की दिशा को। अगर वैद्युत धारा इस दिशा में है तो जिधर से प्रवेश करेगा वो प्लस, जिधर से बाहर निकलेगा माइनस। यहाँ भी सेम रूल, जिधर से प्रवेश करेगा वो प्लस और जिधर से बाहर निकलेगा वो माइनस। तो हमसे कोई पूछे कि VA और VB के बीच का विभवांतर निकालो, तो कैसे लिखेंगे, VA माइनस यहाँ का विभवांतर क्या होगा IR, V बराबर क्या I गुणे R, तो 2 गुणे 2 4, फिर माइनस यहाँ हमको पता है विभवांतर कितना होता है L di/dt, तो L di/dt बराबर VB। तो VA माइनस VB बराबर, ये 4 उधर जाएगा तो प्लस में, तो 4 प्लस L di/dt। अब देखिए di/dt की वैल्यू कैसे रखनी है। अगर सवाल में प्लस और माइनस के साथ दिया, अगर यहाँ पे माइनस लिखा है तब तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे माइनस लग के हल कर देंगे। अगर माइनस नहीं लिखा है तो अगर वैद्युत धारा बढ़ रहा है, ठीक है,
तो di/dt किस में लेंगे, प्लस में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अगर वैद्युत धारा बढ़ रहा है तो di/dt किस में, प्लस में। वैद्युत धारा घट रहा है तो di/dt किस में, माइनस में। अभी तक जैसे हम रेजिस्टेंस के लिए करते थे सेम उसी तरीके से लिखना है, बस वैल्यू कैसे पुट करेंगे। अगर वैद्युत धारा बढ़ रहा है तो di/dt प्लस में, और अगर वैद्युत धारा घट रहा है तो di/dt माइनस में। जैसे हमसे बोला कि वैद्युत धारा बढ़ रहा है कैसे, 1 एम्पियर प्रति सेकेंड की दर से, मतलब di/dt का मतलब क्या होगा, देखिए di मतलब 1 एम्पियर, dt मतलब सेकेंड, तो di/dt का वैल्यू कितना हो गया, 1 एम्पियर प्रति सेकेंड। बढ़ रहा है तो किस में रखेंगे, प्लस में, तब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, VA माइनस VB बराबर 4, L की वैल्यू कितनी है 2, और di/dt कितना है 1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर। ठीक है, ये हमको बता क्या रहा है कि A की तरफ उच्च विभव होगा इधर, और B की तरफ क्या होगा, निम्न विभव, और दोनों के विभव का अंतर कितना होगा, 6 वोल्ट का होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी वाले केस में बोले कि अगर वो वैद्युत धारा घट रहा है, और कैसे घट रहा है, 1 एम्पियर प्रति सेकेंड की दर से, तो कुछ नहीं करना है, जब हम घट रहा है तो इसकी वैल्यू किसके साथ रखेंगे, माइनस में। तो यहाँ पे VA माइनस VB किसके बराबर आएगा, 4 माइनस 2, और di/dt का मान 1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 वोल्ट के बराबर। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को हल करना है। ठीक है, 2-3 सवाल और करेंगे तो समझ में आने लगेंगी चीजें, नोट कर लीजिए। जैसे इस तरीके से हमसे बनाया परपथ एक, उसमें दिया वैद्युत धारा I, बोला कि करंट वैद्युत धारा घट रहा है, किस दर से, तो अल्फा दर से दे दिया कि वैद्युत धारा घट रहा है अल्फा दर से। अल्फा दर का मतलब हुआ जो di/dt दिया है वो किसके बराबर दिया है, अल्फा के बराबर दिया है। पहले तो ये बस समझ लीजिए, बोला वैद्युत धारा घट रहा है किस दर से, अल्फा दर से, तो इसका मतलब di/dt किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। चलिए अब लिखते हैं, ये VA हमको VAB निकालना है, तो VA यहाँ पे प्लस माइनस कैसे, तो जिधर से वैद्युत धारा प्रवेश करे वो प्लस, जिधर से बाहर निकले वो माइनस। हमको पता है इसका EMF किसके बराबर, L di/dt। ठीक है, इसका मान लेते हैं, प्रेरकत्व कितना दिया है, L दिया है, तो VA माइनस L di/dt, माइनस से बाहर निकले तो माइनस, इसका भी विभवांतर कितना, तो L di/dt बराबर किसके, VB के, तो VA माइनस VB बराबर L di/dt। तो L di/dt कितना है, अल्फा, और घट रहा है, इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या लगाना है, माइनस लगाना है, तो माइनस अल्फा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा गुणे L, ये हो जाएगा VA माइनस VB, मतलब A और B के बीच का विभवांतर अल्फा L। नोट कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं सवाल का। VA माइनस VB निकालना है। इस बार प्रतिरोध दिया है 2 ओम, एक बैटरी लगा दिया है बीच में 4 वोल्ट का, प्रेरकत्व है 2 हेनरी, और धारिता दे रखा है यहाँ पे 2 फैरेड। तो कैसे निकालेंगे VA माइनस VB, देखिए बैटरी का तो सही है, हमको प्लस पता है ये,
और माइनस छोटी डंडी, बैटरी का बड़ा डंडा हमेशा प्लस और छोटा डंडा हमेशा माइनस। अब दिक्कत यह है कि यहाँ पे हमको वैद्युत धारा की दिशा नहीं दे रखी है, तो हम प्रतिरोध में और यहाँ पे कैसे प्लस माइनस बनाएंगे। तो देखिए आवेश देखिए क्या है, Q बराबर क्या लिखा है 4t² कूलाम। मतलब अगर हम t की वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे हम t की वैल्यू 1 रखेंगे तो Q किसके बराबर आएगा 4। जब Q की वैल्यू 2, t की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 चौके 16। जब t की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 त्रिक के 9, 9 चौके 36। मतलब समय के साथ साथ आवेश बढ़ रहा है, कहाँ का, इस संधारित्र का। तो संधारित्र का आवेश बढ़ने का मतलब इधर से इसके पास आवेश आ रहा होगा प्लस वाला, तभी तो इसका आवेश बढ़ेगा। तो अगर इधर से प्लस आवेश आ रहा है तो हमको पता है जिस दिशा में प्लस आवेश गति करते हैं उसी दिशा में वैद्युत धारा भी गति करते हैं। तो लीजिए I मिल गया, I की दिशा। कैसे मिला, संधारित्र पे जो आवेश स्टोर हो रहा है उसका फंक्शन दिया है Q बराबर 4t² कूलाम। तो हम देख रहे हैं आवेश जो है वो समय के साथ साथ बढ़ रहा है। तो आवेश तभी बढ़ेगा जब यहाँ पे प्लस और आते जाए, अगर घटता तो प्लस यहाँ से दूर जाते, बढ़ रहा है मतलब प्लस इसकी ओर आ रहे हैं, तो प्लस के दिशा में वैद्युत धारा होता है, इसका मतलब वैद्युत धारा की दिशा इधर हो गई। तो अब प्लस माइनस बना लेते हैं, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक, इतनी बात सही है। अब VA माइनस VB हमको निकालना है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे VA से, फिर यहाँ प्लस से बाहर निकल रहे, तो प्लस यहाँ का विभवांतर कितना होता है I गुणे R। तो R तो पता है, I नहीं पता है, तब I कैसे निकाला जाए, तो I निकालेंगे आप यहाँ से Q बराबर 4t² से। I क्या होता है dQ/dt, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। I बराबर dQ/dt। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा 8t। ठीक है, हमको समय दे रखा है जिस समय पे निकालना है, तो वो समय कितना है t बराबर 1 सेकेंड पे निकालना है। ठीक है, कि t बराबर 1 सेकेंड पे इसके बीच का विभवांतर कितना होगा। तो देखिए I किसके बराबर आया 8t के बराबर आया, तो t बराबर जब 1 रखेंगे तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 एम्पियर आ जाएगी। मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है 8 एम्पियर। आई बात समझ में। हमसे देखिए जब भी यहाँ पे इंडक्टर लगा होगा तो चूंकि इसकी वैल्यू वेरी करती है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछेगा। तो जैसे हमसे पूछा t बराबर 1 सेकेंड पे, तो हमारे पास q पता था, q किस हिसाब से आ रहा है 4t² से, तो हमको I निकालना पता है I बराबर dQ/dt। तो I की वैल्यू कितनी हो गई 8t। तो अब जितने समय पे पूछेगा, हमसे 1 सेकेंड पे पूछा है तो हम 1 रखेंगे, 2 सेकेंड पूछता है तो 2 रखते, तो यहाँ पे 1 सेकेंड पूछा है तो t की वैल्यू 1 रखे, तो I कितना आ गया 8 एम्पियर। तो VA प्लस से बाहर निकल रहे तो प्लस IR, तो 8 दूनी 16। ठीक, बैटरी के माइनस से बाहर निकल रहे तो -4 प्लस LdI/dt। तो LdI/dt किसके बराबर आएगा, तो देखिए L की वैल्यू कितनी है 2। अब dI/dt हमको नहीं पता है, तो देखिए I किसके बराबर आया है 8t के ही बराबर तो आया है। तो जब हम इसका dI/dt का मतलब क्या हुआ, इसका हमको अवकलन करना है समय के सापेक्ष। तो जब dI/dt करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा 8 के बराबर आएगा। तो देखिए L की भी वैल्यू कितनी है 2, तो पुट कर देते हैं वैल्यू यहाँ पे, L की वैल्यू 2 और dI/dt की वैल्यू 8, तो 2 गुणे 8। ठीक, फिर कैपेसिटर के किससे बाहर निकल रहा है प्लस से, तो प्लस यहां पे विभवांतर कैसे मिलता है, तो V बराबर Q/C। तो यहां पे आवेश कितना है, तो समय क्या बोला है 1 सेकेंड पे, तो आवेश का फंक्शन ये है। तो जब t बराबर 1 रखेंगे तो आवेश कितना जाएगा 4, तो आवेश की वैल्यू हो गई 4 कूलाम। धारिता दे रखा है कितना 2 फैरेड, तो ये हो गया 2, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 के बराबर आ गया। V बराबर Q/C से बराबर किसके VB के। ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले हमको क्या पता करना था करंट का डायरेक्शन। तो हमने करंट का डायरेक्शन कैसे पता करा, इस वाले आवेश से। आवेश समय के साथ साथ बढ़ रहा है इस धारिता में, तो ये तभी बढ़ेगा जब प्लस आवेश इधर से आए। तो प्लस इधर से आ रहा है, इसका मतलब वैद्युत धारा की भी दिशा है, तो हमको वैद्युत धारा की दिशा मिल गई, जिसके हिसाब से हमने इसको प्लस माइनस और प्लस माइनस दे दिया। इंडक्टर और रजिस्टर में प्लस माइनस वैद्युत धारा के हिसाब से,
बैटरी के लिए हम देख सकते हैं बड़ी डंडी हमेशा प्लस और छोटी डंडी माइनस। कैपेसिटर जिधर उच्च विभव होता है उधर प्लस, जिधर निम्न विभव होता है उधर माइनस। तो वैद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ आता है, तो वैद्युत धारा इधर आ रहा है, मतलब इधर उच्च विभव और इधर निम्न विभव। ठीक है, तो प्लस माइनस होने के बाद जब हम विभवांतर यहाँ अपना लगाना शुरू किए तो VA इधर गए प्लस IR, तो हमको वैद्युत धारा की जरूरत पड़ी, तो हमने वैद्युत धारा निकाला इससे। आवेश दिया Q बराबर 4T², तो I बराबर क्या आ गया dQ/dt। तो I की वैल्यू किसके बराबर आई 8T। हमसे समय दिया था 1 सेकंड, तो हमने T का मान रखा 1, तो ये किसके बराबर आ गया 8 के बराबर आ गया। तो 8 दूनी 16, यहाँ से बाहर निकले तो -4, यहाँ पे आए तो यहाँ का जो EMF होता है वो किसके बराबर होता है L di/dt। तो L की वैल्यू कितनी है 2, di/dt हमने यहाँ से निकाल लिया, I बराबर था 8T, तो di/dt किसके बराबर आया 8 के बराबर आया। तो ये किसके बराबर हो गया 2 गुणे 8। ठीक, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे जो विभवांतर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है Q/C। तो जब समय 1 सेकंड था तो इसके पास आवेश कितना होगा 4 कूलम। T की वैल्यू हमने 1 पुट की, तो ये किसके बराबर है 4। इसका धारिता कितना है 2, तो 4/2 किसके बराबर आ गया 2 के बराबर। हल कर दीजिए इसी को, तो VA +16 -4, ये इसमें गुणा हुआ तो 16 + 2 बराबर VB। तो 16 16 32, 32 2 34। ठीक है, 16 और 16 जुड़े 32, 2 जुड़ा 34, 34 में से 4 माइनस हुआ तो 30। तो VA + 30 बराबर VB। तो VA - VB बराबर आ गया -30 वोल्ट। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को हल करते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है VA - VB। जबकि हमारे पास क्या क्या दिया है, एक बैटरी दिया है 10 वोल्ट का, एक प्रतिरोध दिया है 1 ओम का, प्रेरक दिया है कितना 3 हेनरी का, और वैद्युत धारा दिया है 10T + 5, और वैद्युत धारा का डायरेक्शन मान लीजिए दे दिया इस तरीके से I। हमको VB - VA निकालना है कि कितना होगा। VB - VA किसके बराबर होगा। समय दे रखा है, मान लेते हैं T बराबर 0 सेकेंड पे निकालना है। जब समय 0 सेकेंड है तो उस समय VB - VA किसके बराबर है। तो देखिए पिछले वाले सवाल की तरह इस बार तो डायरेक्शन हमको दे रखा है, तो और भी आसानी हमारे लिए। डायरेक्शन इधर को है, इसका मतलब ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। जिधर से वैद्युत धारा प्रवेश करे वो प्लस, जिधर से बाहर निकले वो माइनस। बैटरी का बड़ा डंडा हमेशा प्लस और छोटा डंडा हमेशा माइनस। तो VB - VA निकालना मतलब VB से स्टार्ट करेंगे, तो VB इधर आएंगे तो -L di/dt। यहाँ का विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है L di/dt। यहाँ से आएंगे तो -IR, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है +10 बराबर VB। ठीक है, तो L की वैल्यू तो दे रखी है 3 हेनरी, R की भी वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमको I और di/dt नहीं पता है। तो देखिए हमको कब निकालना है T बराबर 0 सेकेंड पे। तो जब हम T बराबर 0 रखेंगे तो I की वैल्यू निकल जाएगी। I बराबर 10 गुणे 0 + 5, तो I मिल गया कितना 5 एम्पियर। ठीक, I हमको मिल गया किसके बराबर 5 एम्पियर के बराबर। बचा क्या di/dt। तो कुछ नहीं करना, ये I दिया है
10t प्लस 5। तो अगर हमको di/dt निकालना है तो इसका अवकलन कर देना है। तो di/dt किसके बराबर आएगा? 10 एम्पियर के बराबर आएगा। प्लस में इसका मतलब बढ़ रहा है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। VB माइनस L की वैल्यू कितनी? 3 और di/dt 10 के बराबर, माइनस I की वैल्यू कितनी निकाले हैं? 5 और R की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 10 बराबर VB। तो VB से कहाँ आ रहे हैं? VA। तो ये किसके बराबर? A। तो VB माइनस 30 माइनस 5 और प्लस 10 बराबर VA। तो -5 प्लस 10 किसके बराबर आएगा? +5 के बराबर आएगा। देखिए VB -30 और -5 जोड़ दीजिए, -35 और +10 तो -25, -25 बराबर VA। तो VB माइनस VA बराबर 25 वोल्ट। कुछ इस तरीके से इसको हल करना है। ठीक, देखिए कैसे हुआ। VB माइनस VA, तो VB माइनस VA हमको क्या चाहिए था? L चाहिए था और I चाहिए था। कब? t बराबर 0 सेकेंड पे। तो जब t बराबर हमने 0 रखा तो I किसके बराबर आ गया? 5 एम्पियर के बराबर। हमको di/dt चाहिए था तो हमने इसका अवकलन किया तो di/dt किसके बराबर आया? 10 एम्पियर के बराबर आया। तो VB माइनस L di/dt, तो VB लिख दिए माइनस L की वैल्यू कितनी है? 3 और di/dt किसके बराबर आया? 10, तो di/dt 10 के बराबर हो गया। माइनस IR, तो I की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर, तो I की वैल्यू 5 हो गई और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 प्लस 10, तो प्लस 10 बराबर VA। तो -30 -5 और +10, तो VB -30 -5 -35 और +10 तो -25, तो VB -25 बराबर VA। तो VB माइनस VA बराबर कितना हो गया? 25 वोल्ट हो गया। नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए इसका एक वेरिएशन और लेते हैं सवाल का। हमको वैल्यू बताना है किसका? I1 और I2। पहला केस जब ये स्विच ओपन है और दूसरा जब स्विच क्लोज करते हैं तब। पहला बताना है जब स्विच ओपन है और दूसरा, या इसको ऐसे बोल दे, पहला है बताना जैसे स्विच को क्लोज किया जाए, जैसे ही स्विच को क्लोज किया जाए। इसको ये भी बोल देते हैं कि एट टाइम t = 0, और इसको कुछ समय बाद, स्विच को क्लोज करने के कुछ समय बाद, जिसको बोला जाता है स्थायी अवस्था के लिए। ठीक है, जैसे स्विच को क्लोज किया मतलब समय = 0, टाइम = 0, कुछ समय बाद इसका मतलब स्थायी अवस्था के लिए। तो दोनों के लिए हमको I1 और I2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे ही स्विच को हम क्लोज करेंगे तो इसमें क्या होगा? वैद्युत धारा का प्रवाह होगा। कुछ वैद्युत धारा यहाँ पे आएगा और कुछ वैद्युत धारा यहाँ पे आएगा। जैसे ही वैद्युत धारा यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा। अभी तो देखिए फ्लक्स 0 था क्योंकि वैद्युत धारा था ही नहीं। जैसे वैद्युत धारा आया फ्लक्स उत्पन्न हुआ। फ्लक्स उत्पन्न होने के कारण वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा
जो इस वाले वैद्युत धारा का विरोध करेगा, मतलब इस वैद्युत धारा को आगे नहीं जाने देगा। तो पहले वाली केस में क्या होता है कि जब ये वैद्युत धारा को आगे जाने नहीं देता तो एक तरीके से ये ओपन सर्किट बन जाता है यहां से ऐसे। I1 और I2 हमने स्विच को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो देखिए पहले तो वैद्युत धारा शून्य था, जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे वैद्युत धारा आएगा, वैद्युत धारा आएगा तो यहाँ पे फ्लक्स बनेगा, मतलब पहले जीरो फ्लक्स था, फ्लक्स बना तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, तो उस फ्लक्स परिवर्तन के कारण यहाँ पे वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। वो वैद्युत वाहक बल क्या करेगा, इस वैद्युत धारा को आगे जाने से रोकेगा। आगे जाने से रोकने का मतलब इसको एक ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि ये वैद्युत धारा को आगे नहीं जाने दे रहा है। तो हमको पता है जब ये सर्किट ओपन हो गया तो इस वाले प्रतिरोध का इस वाले सर्किट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हमको I निकालना है तो I बराबर, अब V कितना है 10 और प्रतिरोध केवल ये है 5, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर। तो यहाँ से कितना वैद्युत धारा जाएगा 2 एम्पियर, यहाँ आएगा 2 एम्पियर। अब इसमें तो वैद्युत धारा जाना ही नहीं क्योंकि ये ओपन सर्किट है, इसका मतलब I1 भी कितना जाएगा 2 एम्पियर। तो पहले वाले केस फर्स्ट में I आएगा 2 एम्पियर, I1 भी आएगा 2 एम्पियर, जबकि I2 आएगा 0, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जैसे स्विच को क्लोज किया जाए जो हमारा प्रेरक होता है वो ओपन सर्किट बना देता है। क्यों? क्योंकि वो वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, वो उसको आगे बढ़ने से रोकता है। तो अगर वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वो कैसा सर्किट है, ओपन सर्किट है। तो यहाँ से हमने इसको ओपन कर दिया, इसका मतलब इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो अब केवल हमारा परिपथ एक तरीके से इतना रह गया, इस वाले से हमको कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे केवल एक प्रतिरोध है और एक वोल्टेज है, तो I बराबर V/R, तो 10/5 से कितना आ गया 2 एम्पियर, ठीक। ये पहला वाला केस नोट कर लीजिए। दूसरे वाले केस में देखिए हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था प्रेरक क्या करता है, वैद्युत धारा में परिवर्तन का विरोध। तो पहले वाले केस में वही हुआ, अभी वैद्युत धारा शून्य था, जैसे ही स्विच क्लोज किया वैद्युत धारा आया तो उसने उसका परिवर्तन का विरोध किया, इसलिए इसको ओपन सर्किट बना दिया। स्थायी अवस्था का मतलब क्या हो कि अब वैद्युत धारा का प्रवाह लगातार हो रहा है, तो वैद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वहां पे इंडक्टर कुछ करता ही नहीं, तो उसी तरीके से वो वैद्युत धारा को पास करने देगा। मतलब स्थायी अवस्था में इसको हम शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। शुरू वाले में ओपन सर्किट किए थे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट, मतलब इस तरीके से। मतलब अब इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो एक 10 ओम का प्रतिरोध इधर, एक 5 ओम का प्रतिरोध इधर, और ये बैटरी 10 वोल्ट की। तो ऐसे सवालों को हल करना हम लोगों को आता है। कैसे हल करेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो 10×5 = 50 बटे 15, तो 5×10 में 50, 5×3 = 15, 10/3। I बराबर V/R, तो 10/10/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो I कितना आ गया 3 एम्पियर। तो I की वैल्यू कितनी मिली 3 एम्पियर। I1 I2 निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे I1 I2 निकालना सीखे हैं। ये अगर I1 है और ये I2 है, ये सब चीज़ें हम लोग सरल परिपथ में डिटेल में सीख चुके हैं। तो देखिए I1 किसके बराबर होगा, I1 होगा 3 × 10/15, तो 3×5 = 15, 5×2 = 10। I1 किसके बराबर आएगा 2 एम्पियर के बराबर। तो I1 अगर 2 एम्पियर हो गया, टोटल 3 एम्पियर आ रहा है, ये 2 एम्पियर, तो अब यहाँ हमको पता है कितना आएगा 1 एम्पियर। तो I2 कितना हो गया 1 एम्पियर। नोट कर लीजिए। तो ये याद रखना है, जैसे स्विच क्लोज करेंगे ये ओपन सर्किट और स्थायी अवस्था में ये शॉर्ट सर्किट, ठीक।
ये तो हुआ परिपथ में कैसे यूज करना है। अब थोड़ा सीख लेते हैं कि प्रेरकत्व L की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए L बराबर क्या होता है, N फाई डिवाइडेड बाई I। तो अगर किसी चीज का प्रेरकत्व निकालना है तो सबसे पहले हम वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक, वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वहां पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे। जैसे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो हमको फाई निकालना है, तो हम फ्लक्स ज्ञात करेंगे। कैसे, फाई बराबर बी इंटू ए से, बी ए कॉस थीटा से। तो हमको अब फाई भी मिल गया, आई का भी मान पता है, फेरों की संख्या पता ही रहेगी, तो हम एल निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए आदर्श परिनालिका के लिए करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या, वैद्युत धारा प्रवाहित करना। तो मान लीजिए हमने आई वैद्युत धारा प्रवाहित कर दिया। ठीक, फिर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो आदर्श परिनालिका के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र हमको पता है, फॉर्मूला B बराबर म्यू नॉट एन आई, जबकि एन यहाँ पे स्मॉल एन क्या होता था, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। स्मॉल एन क्या होता था, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। इसका दूसरा फॉर्मूला था B बराबर म्यू नॉट कैपिटल एन आई बटे एल। तो एल होता था इस परिनालिका की लंबाई हो जाती है। ठीक है, एल क्या है, परिनालिका की लंबाई, और कैपिटल एन क्या है, कुल फेरों की संख्या। कैपिटल एन क्या है, कुल फेरों की संख्या। तो देखिए अब हमको B पता चल गया। तो B किसके बराबर है, म्यू नॉट एन आई बटे एल। अब हमको क्या पता करना है, फाई। तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई बटे एल। ए क्या है, तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है ए, तो उसको उसी तरीके से लिख देते हैं ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र और इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। तो देखिए अगर ये अनुप्रस्थ काट इस तरीके से, तो इसका क्षेत्रफल सदिश आगे की तरफ और चुंबकीय क्षेत्र भी आगे की तरफ। तो यहाँ पे लगभग कोण कितना, 0 अंश का बनता है। तो कॉस 0 का मान कितना हो गया, 1। तो हमको फाई मिल गया। अब हमको एल के लिए क्या चाहिए, एन फाई चाहिए। तो एन फाई का मतलब क्या हुआ, इस पूरे में हम एन का गुणा करेंगे, तो म्यू नॉट एन आई ए बटे एल गुणे एन। तो ये किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट एन का गुणा किया तो एन 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 स्क्वायर आई ए बटे एल। जैसे ही हमको एन फाई मिला, अब हम एल निकाल सकते हैं। एल बराबर एन फाई बटे आई। तो देखिए आई से भाग देंगे, इसका मतलब आई आई कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटे एल। ये हो जाएगा लंबे धारावाही परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व। तो आसान है, स्वप्रेरकत्व के लिए कुछ नहीं, सबसे पहले वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उस वैद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। जैसे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, हमको चाहिए क्या, फ्लक्स चाहिए, तो फाई निकालेंगे, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा से। फाई मिल गया तो उसमें फेरों की संख्या से गुणा करेंगे तो एन फाई मिल जाएगा। तो फिर एल बराबर एन फाई बटे आई। तो जैसे वैद्युत धारा से भाग दिए तो आई से आई कट गया, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटे एल। नोट कर लीजिए। चलिए ऐसे ही निकालना है हमको स्वप्रेरकत्व किसका, एक वृत्ताकार कुंडली का। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, वैद्युत धारा प्रवाहित करना। तो लीजिए एक वैद्युत धारा प्रवाहित कर दिए आई। उस वैद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो हमको पता है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट एन आई बटे आर। ठीक है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r, जहां पे n क्या होता है, फेरों की संख्या। तो मान लिया यहाँ पे फेरों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया,
वैद्युत धारा प्रवाहित करने का। उसके बाद उस वैद्युत धारा के कारण हमको क्या ज्ञात करना था, चुंबकीय क्षेत्र, तो हमने चुंबकीय क्षेत्र भी ज्ञात कर लिया, म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 2R। तीसरा फाई निकालना, तो तीसरे स्टेप पे चलते हैं, फाई बराबर BA cos थीटा, तो म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 2R। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्या r है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर cos थीटा। तो देखिए इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर, बाहर की तरफ, और इसका क्षेत्रफल सदिश भी किधर, बाहर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0, तो cos थीटा किसके बराबर हो गया, 0। चलिए तो r से r कट जाएगा, तो ये किसके बराबर बचेगा, म्यू नॉट, पाई को इधर लाते तो पाई NI r डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एक r से एक r कट गया, तो म्यू नॉट पाई NI r बटे 2। अब हमको क्या ज्ञात करना था, L बराबर N फाई बटे I। तो सबसे पहले इसमें फाई में किसका, N का गुणा करेंगे, तो N फाई, ये फाई के बराबर है, जब N का गुणा करेंगे तो ये N स्क्वायर हो जाएगा, तो म्यू नॉट पाई N स्क्वायर I R बटे 2। फिर क्या करना है, उसमें वैद्युत धारा से भाग देना है, N फाई बटे I। तो जब वैद्युत धारा से भाग देंगे तो ये I उस I से कट जाएगा, तो ये किसके बराबर बचेगा, म्यू नॉट पाई N स्क्वायर R बटे 2। यही किसका मान हो जाएगा, L का। तो आसान है स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना, बस स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, फिर फ्लक्स, और उसके बाद स्वप्रेरकत्व निकाल लेना है। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।